ये जरीना बहन मेरी किराएदार हैं। इनके शोहर हैदराबाद गए थे। कल रात को उन्हें वापस आना था, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला सर। ये तो आपने बता दिया कि आप मालिक मकान हैं, ये आपकी किराएदार, ये बाकी सब कौन है? जी ये मेरे देवर हैं, ये उनका बेटा, ये मेरी दोनों बेटियां। जलील अहमद के पास मोबाइल फोन नहीं है क्या? जी है उनके पास मोबाइल, लेकिन उनका मोबाइल मुस्तकिल बंद आ रहा है। सर वो अक्सर हैदराबाद जाया करते हैं, उनका कपड़े का कारोबार है। वो जिनके पास गए थे उन्होंने बताया कि वो तो उन्हें बस में सवार करा चुके हैं कराची के लिए। सर मेरे जवान बच्चियों का साथ है, इनके वालिद को ढूंढ दीजिए प्लीज। वैसे आप लोगों में किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं? मेरा मतलब है जलील अहमद की गुमशुदगी में आपको किसी पे कोई शक तो नहीं? नहीं नहीं, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि हमारा तो यहाँ कोई है ही नहीं। मेरा मेका तो दुबई में है और सिर्फ ये हमारे भाई साहब ही है, इनसे ही हमारे ताल्लुकात हैं और यही उनके साथ रहते थे ज्यादा। अगर तावान के लिए अगवा किया होता तो अब तक इत्तला मिल जाती। खुदा न खास्ता जलील अहमद के साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हॉस्पिटल और मुर्दा खाने तो सारे चेक कर लिए मैंने। ठीक है, आप ऐसा करें, जलील अहमद की तस्वीर मुझे दे दें, मैं तमाम थानों को इत्तला कर दूंगा। आप फिक्र ना करें, अल्लाह खैर करे। आप तो इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे इनकी वाइफ के साथ थाने। कहाँ है इनकी वाइफ? इंस्पेक्टर साहब वही तो नहीं पता चल रहा, इसीलिए तो आपको फोन करके बुलाया है। फिर बदबू आ रही है, जरा चेक तो करें, देखें। आपके पास इसकी मास्टर की है? नहीं सर, चाबी तो नहीं है इसकी। थोड़ी सी बात हो। ये लाश है। अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, ये क्या, इसको किसने मार दिया? इनके शौहर गुमशुदगी की रिपोर्ट आप थाने लिखवाने के लिए लेके आए थे? के साथ और कौन कौन रहता है? सर इनकी 2 बेटियां हैं। कहीं किसी लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं है? क्या बोल सकता हूँ सर, इनके घरेलू मामले के बारे में मुझे कुछ इल्म नहीं है। तो इन सबको ले जाओ उधर, इनके स्टेटमेंट बयान वगैरह लो, किसी को जाने मत देना, ठीक है? आप मुझे घर के कमरे दिखाएं और दूसरे कौन कौन से हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये तो उन दोनों बहनों की लाशें, जलील साहब की बेटियों की। यहाँ से कोई और भी रास्ता है किसी के बाहर निकलने का या फरार होने का, कोई ऐसा रास्ता? हाँ इंस्पेक्टर साहब, इस कमरे में है बैक डोर दरवाजा। देखो चल। अरे इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये क्या है? लगता है जलील ने अपनी बीवी बच्चों को मारने के बाद खुदकुशी कर ली है। आप मालिक मकान हैं, आपको सब मालूम होगा ये फैमिली के क्या मसाइल थे। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फिर कोई और मसला? इंस्पेक्टर साहब, फाइनेंशियली तो कोई मसला नहीं था इनका। जलील साहब की अच्छी खासी सदर में दुकान थी, ये चाहते तो अच्छा खासा अपने लिए मकान खरीद सकते थे, लेकिन ये कहते थे कि 1 करोड़ में अगर मकान खरीदता हूं तो वही 1 करोड़ में अगर बिजनेस में लगाऊं तो उससे कुछ फायदा तो होगा। अमूमन इस किस्म के कत्ल गैरत कर नाम पर होते हैं। क्या इनके साथ कोई ऐसा मसला था? नहीं सर, अब इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। अब इनके घरेलू कोई मसाइल हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, कांस्टेबल एम्बुलेंस को बुलाओ, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सही। ओह, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये है। इसका मतलब है कि हमने सारी तफ्तीश गलत डायरेक्शन में की है। वे सामना ऐसे चुसोमरे बात कर रहा हूं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक दुनिया में हर साल 10 लाख अफराद खुदकुशियां करते हैं और औसतन
हर 40 सेकंड बाद एक फर्द मौत को गले लगाता है। पाकिस्तान में हर साल 5 से 7 हजार अफराद खुदकुशी करते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 50,000 से 1.5 लाख अफराद इक़दाम खुदकुशी करते हैं। योर ऑनर, 18 दिसंबर को गुलशन इकबाल के एक मोहल्ले के रिहायशियों ने पुलिस को इतला दी कि उनकी गली के एक मकान से शदीद बदबू आ रही है और उस घर का दरवाजा खटखटाने पर कोई दरवाजा नहीं खुल रहा। पुलिस जब मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़ के घर के अंदर दाखिल हुए तो एक अजीब दहशतनाक मंजर सामने नजर आया। योर ऑनर, 3 औरतों की लाशें ज़िबा करके फेंकी गई थी, जबकि एक मर्द की लाश छत से पंखे के साथ लटक रही थी। मोहल्ले वालों ने बताया कि ये तमाम मरने वाले लोग एक ही खानदान के हैं। योर ऑनर, ये मंजर देखकर कुछ ऐसा लगता था जैसे जलील ने गैरत के नाम पर अपनी बीवी और बेटियों का कत्ल किया और फिर फंदा लगाकर अपने आप को फांसी दे दी। जाए वारदात से मिलने वाले आलाए कत्ल पर भी जलील की उंगलियों के निशानात थे। सर, पुलिस ने तमाम लाशें अपनी तहवील में ले ली, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई गईं। सर, शुरू की ही तफ्तीश में एक अहम इंकशाफ हुआ कि मरने वाला शख्स जलील कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिसके बारे में 14 दिसंबर को उसकी फैमिली उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने आई थी। और पुलिस के मुताबिक इस रिपोर्ट का कोई फॉलो अप नहीं किया गया और आया वो शख्स खुद घर वापस आया या किस तरह से बरामद हुआ, पुलिस को इस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। और योर ऑनर, सबसे ज्यादा तहलका खेज इंकशाफ तो तब हुआ जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक ये पता चला कि मरने वाला जलील अपनी बीवी और बेटियों के कत्ल होने से 48 घंटे पहले खुद भी कत्ल हुआ था। योर ऑनर, तो फिर ये कैसे मुमकिन था? जो शख्स 48 घंटे पहले ही मर चुका हो वो भला अपनी बीवी और बेटियों को किसी भी वजह से ज़िबा करके कैसे मार सकता था? योर ऑनर, इससे ये मालूम हुआ कि कुछ शवाहिद जानबूझकर जाए वारदात पर छोड़े गए थे। आलाए कत्ल पर मरने वाले की उंगलियों के निशानात भी पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए छोड़े गए थे। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये भी बताती है कि मकतूलीन जरीना, मारिया और नौरीन के जिस्म से नशा आवर अद्वियात के जर्रात भी पाए गए। योर ऑनर, इससे यह जाहिर हुआ कि तीनों को पहले नशा देकर बेहोश किया गया और बाद में उनको ज़िबा करके बेदर्दी से मारा गया। योर ऑनर, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ये बात तय हो गई कि ये गैरत के नाम पे कत्ल और एक खुदकुशी का केस नहीं था बल्कि ये एक सोचा समझा प्लान किया हुआ कत्ल का केस है, कत्ल की वारदात है, तो फिर पुलिस ने इन लाइंस पर तफ्तीश करनी शुरू की कि इन 4 लोगों के कत्ल से किसको फायदा हो सकता है और इनके कत्ल करने का असली मोहरिक क्या हो सकता है। और इन्हीं लाइंस पर तफ्तीश करते हुए पुलिस ने 2 गिरफ्तारियां की। कचहरे में खड़े हुए खलील साहब और उनके बेटे नासिर को गिरफ्तार किया गया। योर ऑनर, खलील मकतूल जलील का भाई है और नासिर उनका भतीजा। और योर ऑनर, इस कत्ल का मोहरिक जो सामने आया वो लालच थी। योर ऑनर, मकतूल जलील कपड़े का कारोबार करते थे। उनकी एक दुकान थी जिसकी 2 करोड़ से जायद की मालियत थी। योर ऑनर, इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट में कोई 50 लाख से जायद की रकम थी, कोई 40 लाख के करीब जेवर था जो सेफ में पड़ा हुआ था और इसके अलावा उनका एक प्लॉट भी था। योर ऑनर, इन 4 लोगों को कत्ल करने से इन 2 लोगों का मकसद था कि ये तमाम असासे इनकी मिल्कियत हो जाएं। और योर ऑनर, अब मैं चाहूंगी कि मैं इस केस के तफ्तीशी ऑफिसर को कचहरे में बुलवाऊं ताकि वो अदालत को अपनी तफ्तीश से आगाह कर सकें। इजाजत है। इंस्पेक्टर नजमुद्दीन सुमरो हाजिर हो। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को अब तक की तफ्तीश से आगाह करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक बीवी और बच्चों के खून में नशा और दवा के असरात पाए गए। हमें जाए वारदात से नहारी की प्लेट मिली जिसे हमने लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भेजा, जिसमें यह पता चला कि इसके अंदर नशा और दवा के असरात पाए गए। घर में किसी के ज़बरदस्ती दाखिल होने के शवाहिद नहीं मिले। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि क्योंकि घर की खवातीन इनको जानती थी, उन्होंने खुद इनके लिए दरवाजा खोला और वह नशा आवर निहारी ये खुद अपने साथ लेकर गए थे। ये तो मानते ही नहीं है कि नारी लेकर गए थे, ये तो कोई और ही किस्सा सुना रहे हैं।
भाभी मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब गए तो कहां गए। हालांकि हर दफा उनको लेने में खुद जाता था, लेकिन इस दफा भाई साहब को पता नहीं क्या सूझी कि मुझसे कहने लगे कि तुम लेने मत आना, मैं खुद ही आ जाऊंगा। जिस दिन हैदराबाद से रवाना हो रहे थे मेरी उनसे फोन पे बात भी हुई है। मुझसे कहने लगे मैंने कपड़ों की बिल्टी करा दी है, वो तुम अड्डे से वसूल कर लेना। मेरा यहाँ पे कौन है? सब तो दुबई में रहते हैं। कौन करेगा मेरी मदद? कौन करेगा? भाभी आप ये क्या कह रही हैं? हम कोई गैर थोड़ी हैं। और भाई साहब तो मेरे बाप की जगह हैं। मेरा ख्याल ऐसा करें कि जब तक भाई साहब नहीं मिल जाते आप लोग सब मेरे घर चलें। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर वो मेरे पीछे आ गए तो मुझे पता वो जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे। भाभी इंशाल्लाह वो जरूर आ जाएंगे। मुझे बहुत बुरे ख्यालात आ रहे हैं। कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। हमने तो सारे अस्पतालों में, मुर्दा खानों में सर्च किया, जाके देखिए कहीं नहीं मिले। मैं नहीं मालूम क्या है वो, मैं नहीं मालूम। अल्लाह पे भरोसा रखें, ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई साहब इंशाल्लाह जरूर आ जाएंगे। देखिए कोई अच्छी खबर नहीं आई तो कोई बुरी खबर भी नहीं आई है। 1-2 रोज में भाई साहब आ जाएंगे। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, ये बताइएगा कि आपको किन और वजूहात की बिना पर इन दोनों पर शक हुआ? दरअसल जलील जो था वो कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी था। वो कराची से हैदराबाद, हैदराबाद से कराची कपड़े का कारोबार करता था। वो इन भाई और भतीजे से राब्ते में रहता था। कहीं भी जाता था वो इन दोनों से राब्ते में रहता था। वकू वाले रोज भी जब वो हैदराबाद से कराची के लिए चला तो इनसे बाकायदा राब्ते में था। इंस्पेक्टर साहब आप बताएंगे कि किन और वजूहात की बिना पर आपको मुल्ज़मान पर शक हुआ? कराची बस अड्डे के सीसी फुटेज के मुताबिक जलील हैदराबाद से कराची पहुंचा और कराची पहुंचने के बाद वो कहाँ गया वो इन दोनों को पता है, क्योंकि ये अक्सर और पेशतर उसको यही लोग रिसीव करते थे। जब भी वो आता था उसको लेके अपनी सुजुकी कैरी के अंदर यही लोग लेके जाते थे। ठीक, क्योंकि उस सुजुकी कैरी में वो सामान भी लोड करके लेके जाते थे और इसको भी। और मेरे ख्याल में आपकी रिपोर्ट ये भी बताती है कि वारदात की रात भी आखिरी बात जलील की अपने भाई से ही हुई थी फोन पर। सही। इंस्पेक्टर साहब इस वारदात में अभी भी बहुत से सवालिया निशान हैं। एक सवाल तो ये भी उठता है कि अगर जलील 48 घंटे पहले मरा था अपनी बीवी और बच्चों से, तो फिर उसकी लाश 48 घंटे के बाद उस घर में कैसे पहुंची? मोहल्ले वालों के बयान के मुताबिक जिस रोज ये लोग नहारी लेकर के वहां गए थे, इनके हाथ में एक बहुत बड़ी गठरी थी और मुझे शक है कि उस गठरी के अंदर जलील ही की लाश थी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। शक और सबूत में कुछ फर्क होता है, क्या आप इस फर्क को समझते हैं? योर ऑनर, मैं तफ्तीशी अफसर से इजरा की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। इंस्पेक्टर साहब, किसी पर इल्जाम लगा देना तो बहुत ही आसान बात है, लेकिन क्या आपके पास मेरे क्लाइंट्स के खिलाफ कोई ठोस सबूत हैं? कोई गवाहियां, कोई फोरेंसिक एविडेंसेस? इंस्पेक्टर साहब, अभी भी आपने जिस गठरी का जिक्र किया था, ये तो वो बिल्टी थी जो कि जलील अहमद ने फैसलाबाद से कराची के लिए बुक करवाई थी, जिसको मेरे क्लाइंट्स ने जलील अहमद के घर पर रखा था। वो बिल्टी अभी भी वहीं मौजूद है। आप उस गठड़ी को जाके तलाश कर लीजिए, वहां से आपको जो मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। योर ऑनर, ये केस सिर्फ एक मफरूजे पर बनाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कोई ठोस सबूत, कोई गवाही या कोई फोरेंसिक एविडेंसेस कुछ भी नहीं है। योर ऑनर, पुलिस के पास तो कोई ठोस सबूत है ही नहीं, इसलिए मैं अदालत से यह दरख्वास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट्स को बाइज्जत बरी किया जाए। ऐसे कैसे बाइज्जत बरी किया जाए? उसके खिलाफ ठोस सबूत हैं हमारे पास। क्या सबूत हैं आपके पास? जिस वक्त ये दोनों वहां पे नशावर नहारी देने गए थे तो घर वालों ने इनको चाय पिलाई थी और उस चाय के कप पर इन दोनों के फिंगरप्रिंट मौजूद हैं, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि उस वक्त ये वहां मौजूद थे। वाह इंस्पेक्टर साहब, आपके ख्याल के मुताबिक मेरे क्लाइंट्स इतने शातिर और समझदार तो हैं कि उन्होंने छुरी से यानी आला कत्ल से अपने फिंगरप्रिंट्स तो मिटा दिए, लेकिन साथ साथ इतने बेवकूफ़ हैं कि वो अपने फिंगरप्रिंट्स चाय के कप से मिटाना भूल गए। वकील साहब, कोई भी मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, इतना बेवकूफ जरूर होता है कि पीछे कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। योर ऑनर, वकील साहब ने कहा कि इनके क्लाइंट्स के पास कोई मोहरिक नहीं था ये कत्ल करने का,
योर ऑनर, इस्तखासा अभी भी इस बात पर कायम है कि इस कत्ल का मेन मुहरिक लालच ही था। योर ऑनर, लालच के अलावा भी कुछ मुहरिकात थे। इस सिलसिले में मैं मकतूल जलील साहब के एक करीबी दोस्त सलीम को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2013 में कराची में 3251 अफराद कत्ल हुए। कत्ल की इन वारदातों में दुश्मनी, खानदानी या जायदाद के तनाजे और टारगेट किलिंग जैसे मुहर्रिकात शामिल थे। कराची में सन 2012 में कत्ल की 3105, 2011 में 2382 और 2010 में 1981 वारदातें शामिल थीं। योर ऑनर, अभी अभी फाजिल वकील साहब ने अदालत के सामने ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि दोनों भाइयों में बहुत प्यार मोहब्बत का रिश्ता था। योर ऑनर, जबकि असल हालात इसके बिल्कुल बरक्स थे। मैं चाहूंगी कि सलीम साहब अदालत को बताएं कि असल हालात थे क्या दोनों के दरमियान। जी सलीम साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? जज साहब, मेरा नाम सलीम है। मैं जलील साहब के करीबी दोस्तों में से एक हूँ। मेरा अक्सर उसके घर आना जाना होता था। उस शाम को मैं उसके घर गया। भाई साहब, मैंने सुना था कि मारिया का रिश्ता आया हुआ है। हाँ, लेकिन मैंने अभी इकरार नहीं किया है। भाई साहब, मेरा बेटा नासिर भी अब बड़ा हो गया है और मैं चाह रहा था कि नासिर और मारिया का। क्या तुम मारिया का रिश्ता नासिर के लिए मांग रहे हो? जी जी भाई साहब, अच्छा है ना, इन बच्चों के रिश्ते के साथ साथ हम लोगों के रिश्ते भी मजबूत हो जाएंगे। खलील, वो सब ठीक है, लेकिन कुछ तो सोचा होता भाई। तुम्हारा नासिर मैट्रिक फेल है और मेरी मारिया माशाल्लाह बीएससी कर रही है। देखो ना, रिश्ते हमेशा जोड़ के होने चाहिए। और माशाल्लाह मेरी बेटी बीएससी कर रही है और मैं अपनी बेटियों की शादी दुकानदारों से नहीं, बड़े ऊंचे घरानों में करना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, ये आपकी सोच है। आप कितने भी बड़े घरानों में अपनी बेटी की शादी कर दें, कहलाएंगी कपड़े वालों की औलाद। और मेरा मुंह ना खुलवाएं। मुझे सब पता है कि आपको किस बात का गुरूर है, लेकिन मैं अपने मुंह से कोई घटिया बात नहीं करना चाहता। छोड़ो अब्बा, जब सामने वाला घटिया बात कर रहा हो ना, तो फिर लिहाज करने की जरूरत नहीं है। खामोश ना खराब। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते हैं। छोड़ो ताया, मुझे सब पता है तुम्हारी औकात का। बैठ जाओ। ये जो तुम जिन पैसों पे इतना गुरूर कर रहे हो ना, ये सब मेरे दादा मरहूम के ही पैसे हैं। जितने भी करोड़ों आज तुमने बनाए ना, सब उसी दुकान के ही है। तो ये मरोड़ है तुम बाप बेटों के पेट में। तुम्हारे दादा की जो दुकान थी ना, वो छोटी सी दुकान थी और उसमें सिर्फ मैं बैठा करता था उनके साथ। और ये मेरी मेहनत थी कि मैंने एक दुकान से 3 दुकानें बनाई हैं। भाई साहब, बुरा नहीं मानिएगा, उस मेहनत में मैं बराबर आपके साथ हूं। और अगर मैं अदालत में चला जाऊं ना, तो जायदाद पे आधा हक मेरा बनेगा। तो जाओ अदालत। तुम जैसे लोग हो ये एहसान फरामोश। अरे तुम्हें अपनी दुकान में साथ रखता हूं, तुम्हारा हर तरह से ख्याल रखता हूं, और तुम तो गली के कुत्तों से बदतर हो। एहसान फरामोश। अब अगर एक लफ्ज भी जबान से निकाला ना, तो मैं सब शर्म और लिहाज भूल जाऊंगा। भाई साहब, हाथ उठाओगे मुझ पर? बहुत पछताओगे। बेटा खामोश। बल्कि पूरा खानदान पछताएगा तुम्हारा। निकल जाओ यहां से। चलो। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि दोनों मुल्ज़िमान को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट्स को रिमांड पर नहीं, जेल कस्टडी में दिया जाए। आज की समाअत का वक्त तमाम हुआ। यह अदालत दोनों मुल्जिमान को 7 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है। इसके साथ साथ अदालत बर्खास्त की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। शेरोज, इंस्पेक्टर साहब को कॉल की तुमने? नहीं। उनका फोन भी नहीं आया? नहीं, उनका फोन भी नहीं आया। मैं भी करता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खुद ही करती हूँ। तो कोई भी काम ना वक्त पे नहीं करते। वालेकुम सलाम इंस्पेक्टर साहब, क्या रिपोर्ट है? वो दोनों बाप बेटा माँ ने जुर्म कबूल किया उन्होंने अपना? मैडम, अभी तक तो कबूल नहीं किया। बस ये खास बात है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में अक्सर लोग गलत बयानी से काम लेते हैं, उनके बयानात में तजाद होता है। लेकिन हमने इन्हें सारी रात जगा के रखा, लेकिन इनके बयान में कोई फर्क नहीं है।
तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों बाप बेटा बेकसूर हैं? यकीन तो नहीं है मुझे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि ये दोनों सच कह रहे हैं। कमाल की बात कर रहे हैं आप। अगर आप श्योर नहीं थे तो उन्हें कोर्ट में क्यों पेश किया? आप अपनी तफ्तीश पहले मुकम्मल करते ना, आपने तो हमें भी मिसगाइड किया है। अब नए सिरे से सारी तफ्तीश करनी पड़ेगी। मोहल्ले के बच्चों को अक्सर इंफॉर्मेशन होती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, इधर जलील साहब की फैमिली रहती है, अभी उनका कत्ल भी हुआ है। जी। जानते हैं आप उन लोगों को? जानते हैं। बेटा हम थोड़ी मालूमात हासिल करें, उनका किसी से मोहल्ले में कोई दुश्मनी थी, किसी से झगड़ा था, अगर आपको कुछ पता हो तो सुबह दुकान पर जाते थे और रात को आते थे। हाँ, आंटी का झगड़ा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपकी गली में ही इधर जलील साहब की फैमिली रहती थी। मैंने सुना है इनका अपने को मालिक मकान से झगड़ा रहता था। उनसे मोहल्ले में कौन मिलता है और ना ही कोई मिलना चाहता है। क्यों? आप उनकी बेगम से नहीं मिली ना। भाई हमारी बेगम साहिबा बता रही थी कि माजूरी का ढोंग करती हैं। कोई अखबार वाला, केबिल वाला बेचारा बिल लेकर जाए तो पलंग से नहीं उठ सकती, और हमने कई बार उन्हें चलते फिरते भी देखा है। अतर साहब, मैं देख रही थी कि पुलिस ने अभी तक की तफ्तीश में जितने लोगों के भी बयानात लिए हैं उनमें आपकी बेगम साहिबा का बयान नहीं है। तो मेरा ख्याल में जलील साहब की बेगम और आपकी बेगम का आपस में मिलना जुलना तो होगा। हो सकता है उन्होंने आपकी वाइफ को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो, उनको कोई परेशानी हो, किसी से कोई दुश्मनी हो। अगर आप मुझे मिलवा दें, उनसे मैं बात कर सकूं। देखिए मैडम, वो बीमारी के बाद बहुत कम ही लोगों से मिलती है, मगर आप आई हैं तो चलें आपको मिलवा देता। आप लोग बैठे, मैं उनसे मिल के आई। एक रिपोर्ट बयान करती है कि सन 2013 में पाकिस्तान में 1601 औरतें कत्ल हुई और 2133 औरतों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। योर ऑनर, इन 4 लोगों के कत्ल की वारदात का मुअम्मा आखिरकार हल हो गया। सर, इस वारदात की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमने एक मर्तबा फिर दौरा किया जाए वारदात का, और वहां पर मेरी मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम। नीलोफर, ये आमना कबीर साहिबा हैं, जलील साहब के केस की प्रोसिक्यूटर। तो इन्हें यहाँ पर क्यों लाए हो? ये मेरा घर है, हर कोई मुंह उठाए चलाएगा क्या? वो नीलोफर, जलील साहब और उनकी पूरी फैमिली का मर्डर हो गया है। ये उनके केस की तफ्तीश कर रही हैं। तुम्हारा कत्ल तो नहीं हुआ, तुम तो यहाँ जिंदा सलामत खड़े हो। कत्ल जिसका हुआ है, तफ्तीश भी वहीं पर होनी चाहिए। एक तो सुबह से मेरी तबीयत खराब है, ये दवाइयाँ खा खा के मेरा तो जी मतला गया है, और तुम खाने को भी कुछ नहीं छोड़ करके इस फ्रूट पे गुजारा कर रही हूँ सुबह से। और बीबी आ ही गई हो तो बैठ भी जाओ। नहीं जी, सॉरी, आपको वैसी जहमत दी, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। योर ऑनर, नीलोफर से मुलाकात के दौरान मुझे हैरत हुई उसके पास पड़ी फ्रूट बास्केट में नीले हैंडल वाली छुरी को देखकर, क्योंकि वो छुरी एग्जैक्ट 100% मैच करती थी आलाए कत्ल से। और इसी मुलाकात के दौरान एक और चौंका देने वाला इंकशाफ हुआ जब मैंने नीलोफर के बेड साइड टेबल पर स्लीपिंग पिल्स का ढेर देखा। योर ऑनर, नीलोफर से मिलने के बाद मैं उलझन में थी कि जाए वारदात से इतना करीब, आलाए कत्ल से एग्जैक्ट 100% मैच करती हुई छुरी और वही स्लीपिंग पिल्स जो मकतूलीन के जिस्म से पाई गई। योर ऑनर, ये महज इत्तफाक नहीं हो सकता था। योर ऑनर, इसके बाद पुलिस ने नीलोफर के घर की तलाशी ली और वहां से हमें नीले हैंडल वाली छुरियों का सेट बरामद हुआ, जिसमें से एक छुरी मिसिंग थी, और वो छुरी वही थी जो आलाए कत्ल के तौर पे इस्तेमाल की गई। और फिर उसी घर से असली कातिल की गिरफ्तारी भी हुई। योर ऑनर, मैं असली मुजरिम को अदालत के सामने पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुलजिम को पेश किया जाए।
योर ऑनर, ये है मुजरिम का तहरीरी एतराफ़ जुर्म। क्या तुम एतराफ़ जुर्म करते हो? जी। ये बताओ कि तुमने ये जुर्म क्यों और कैसे किया? जज साहब, शादी के 3 साल बाद ही मेरी बीवी माजूर होकर बिस्तर से जा लगी। शादी के शुरू दिनों में मुझे उससे मोहब्बत थी, लेकिन फिर उसके पैरालाइज होने के बाद मुझे उससे सिर्फ हमदर्दी थी। मैं भी किसी से प्यार करना चाहता था और फिर मुझे अपने किराएदार की बेटी मारिया से मोहब्बत हो गई। उस दिन 13 दिसंबर थी। जलील को शाम को हैदराबाद से वापस आना था और दोपहर को मारिया मेरे फ्लोर पर बिरयानी लेकर आई। कौन है भाई? आ जाओ, दरवाजा खुला है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। अंकल, ये अम्मी ने नीलोफर आंटी के लिए बिरयानी भेजी थी। वो नीलो तो दवा खा के सो रही है, अगर तुम कहो तो मैं खा लूंगी। अंकल, अम्मी ने आप दोनों के लिए भेजी थी। बात सुनो, कहाँ जा रही हो? क्या कर रहे हैं अंकल आप? ये छोड़े छोड़े मेरा हाथ। अरे क्या ये तुमने अंकल अंकल लगा रखा है? अब मेरी उम्र कोई इतनी ज्यादा भी नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम हो के लिफ्ट ही नहीं करवाती। दिमाग खराब है क्या आपका? अपनी उम्र देखे और हरकतें देखे। मैं अभी अम्मी को बताती हूँ, अभी बताती हूँ। नीला, 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 बाहर आओ। इस बुढ़े का करतूत बताओ, ये क्या करता फिर रहा है? चुप कर, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे तुम तो पैरालाइज हुई हो, अंधी थोड़ी हुई हो। सलीना बहन देखो, गलत फहमी है, बच्ची को कोई गलत फहमी हो गई है। मैं तो मजाक कर रहा था। अम्मी, ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है। मैं मजाक कर रहा था। मैं तो पूरे मोहल्ले को बताऊंगी कि तू कितनी घटिया और गंदी जहनियत का आदमी है। तुझे शर्म नहीं आती? आज आ जाए मारिया के अब्बा। मैं तो कहूंगी ये मकान खाली करें, हमें मकान की कमी नहीं है, हम तो कहीं भी जाके रह लेंगे। अरे चुप कर, और ये मोबाइल देख देख, इस मोबाइल में मेरी बेटी ने तेरी आवाजें रिकॉर्ड करके सुनाई है। मैंने ये सब सुना है। अरे घटिया आदमी, तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? देखो, खुदा के लिए खामोश हो जाओ, शोर मत करो। नीलोफर ने सुन लिया तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे तू चुप कर, तेरी क्या बात सुनूं? तू इस काबिल नहीं कि तेरा मुंह लगा जाए। चलो बच्चों। अरे जरीना बहन, जरीना, इस मोबाइल में मेरी बेटी ने तेरी आवाजें रिकॉर्ड करके सुनाई है। अरे तुझे शर्म नहीं आई? मैं बताऊंगी तेरी घटिया जहनियत के बारे में। मैं बहुत परेशान हो गया कि अगर मिसेस जलील ने जलील को ये सब कुछ बता दिया तो वो तो मेरी ऐसी की तैसी कर देगा। मोहल्ले में अलग मेरी बदनामी होती, और अगर मेरी बीवी को पता चल जाता तो मैंने 13 दिसंबर को जलील ने जिस शाम को वापस हैदराबाद से आना था, मैंने अपनी बीवी को स्लीपिंग पिल्स खिलाकर सुला दिया था और मैं छुपकर उसका इंतजार कर रहा था। और फिर जैसे ही वो मेन गेट से अंदर दाखिल हुआ तो मैंने क्रिकेट बैट से जोरदार वार किया उसके सर पर और वो जमीन पर गिर गया। फिर मैंने प्लास्टिक की थैली में उसका मुंह लपेटकर उसको दम घोंटकर मार दिया। उसके बाद फिर मैं उसकी लाश लेकर अपने फ्लोर पर चला गया और अपने स्टोर रूम में छुपा दिया। लेकिन कब तक? आखिर उस लाश से बू तो उठनी थी ना। फिर मेरे जहन में एक और प्लान आया। मिसेस जलील और उसकी बेटियों को मारने का प्लान, कत्ल करने का प्लान। और फिर मैं 15 दिसंबर को बाजार गया और वहां से नारी लेकर आया जिसमें मैंने अपनी बीवी की स्लीपिंग पिल्स पीस कर डाल दी और वो नारी लेकर मैं मिसेस जलील के यहाँ पहुंचा। जलील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दरवाजे पर आने की? जरीना बहन, मैं आपसे और बच्चियों से माफी मांगने के लिए आया हूँ। मैं खुद अपनी नजरों में अपने आप को गिरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, लेकिन आइंदा अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो अच्छा नहीं होगा।
और ये मत समझना कि मैं कमजोर हूँ। कहा ना कि आइंदा नहीं होगा। अच्छा ये बताएं कि जलील साहब का कुछ पता चला? नहीं, सैकड़ों फोन कर डाले सबको, लेकिन उनका कुछ पता नहीं है। लगता है आप लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा। वो मैं बंस रोड गया था तो अपने लिए नारी ले रहा था, सोचा आप लोगों के लिए भी ले लूं। ये ले लीजिए। जब मैंने अंदाजा लगा लिया कि वो नहारी खाकर बेहोश हो गई होंगी, मेरे हाथ में छुरी थी। तो मैंने मास्टर की से वो दरवाजा खोला और उनके फ्लैट में दाखिल हो गया। इस मोबाइल में मेरी बेटी ने तेरी आवाजें रिकॉर्ड करके सुनाई है। तुझे शर्म नहीं आई मेरी बच्ची का हाथ पकड़ते हुए? अरे मैं तो पूरे मोहल्ले को बताऊंगी तेरी घटिया जहनियत के बारे में। मुझे औरतों से सख्त नफरत हो गई थी। मैंने मिसेस जलील और उसकी दोनों बेटियों को ज़िबा कर दिया। फिर मैं अपने स्टोर रूम गया। जलील की लाश वहां से लाकर पंखे के साथ लटका दी और जिस छुरी से मैंने उसकी बीवी और बच्चियों को ज़िबा किया था, उस छुरी को उसके हाथ में देकर दबाया ताकि उसके फिंगरप्रिंट के निशान उस छुरी पर आ जाएं। मेरा ख्याल था कि पुलिस ये समझेगी कि जलील ने अपनी बीवी और दोनों बेटियों को कत्ल करने के बाद खुद को फांसी पे चढ़ा दिया, लेकिन यह अदालत मुल्जिम खलील और उसके बेटे नासिर को इस केस से बाइज्जत बरी करने का हुक्म देती है, जबकि मुल्जिम अथर के इकबाल जुर्म की रोशनी में अदालत उसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा चलाने का भी हुक्म देती है। इसके साथ साथ अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।